नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। मैं अविनाश चतुर्वेदी उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। मित्रों, हम लोग आज अध्ययन करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। इस संबंध में मित्रों मैंने वीडियो बनाया था। इसके प्रथम भाग में जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये बताया था कि इस पद का इतिहास क्या है, कैसे यह पद अस्तित्व में आया और किस प्रकार इसके संबंध में डेवलपमेंट्स हुआ। ब्रिटिश रूल्स के दौरान यह पद अस्तित्व में आया और धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट्स हुआ। पहले ऑडिटर जनरल का पद था, फिर धीरे धीरे परिवर्तन इसमें आता गया। 99 के अधिनियम के द्वारा इसमें कुछ संशोधन हुए 1935 में। ये सब हम लोग पहले भाग में देख चुके हैं। उस पहले भाग को आप जरूर देखिए। और इसी क्रम में आज हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में संवैधानिक उपबंधों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत में भारतीय संविधान में जो पद दिए गए हैं उसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण यह भारत की लेखाओं पर नियंत्रण रखता है, भारतीय सरकार के राज्य सरकार के खर्चों पर नियंत्रण रखता है। यह देखता है कहीं अनियमितता तो नहीं है खर्चों में, और मितव्ययिता के बारे में इसमें सुझाव वगैरह देता है। तो यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षाओं और मुख्य परीक्षाओं दोनों में इस पर प्रश्न उठता है। इसके अलावा इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है इस प्रश्न के बारे में। तो हम लोग देखेंगे मित्रों कि क्या क्या प्रश्न उठता है और किस तरह से इससे प्रश्न आते हैं। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है, इसकी पदावधि क्या होती है, इसके वेतन भत्ते संचित नीति में भारित होते हैं या नहीं होते हैं। यह भी प्रश्न उठता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के संबंध में क्या चुनौतियां हैं और किस प्रकार क्या इसमें किसी तरह की ये व्यवस्था, इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये मुख्य परीक्षा में अक्सर प्रश्न आ सकता है या आता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में संवैधानिक उपबंधों के बारे में। मित्रों, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में है। 148 का खंड 1 ये कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 148 का खंड 1 यह भी कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार भारत की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया विहित है भारतीय संविधान में, वो है अनुच्छेद 124 के खंड 4 एवं खंड 5 में दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और हटाए जाने की प्रक्रिया है कि संसद उनको हटाए जाने के संबंध में समावेदन पारित करेगी। उपस्थित एवं मत देने वाले
सदस्यों के 2/3 बहुमत और कुल संख्या के बहुमत से ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा और राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाने पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हटाए जाने का आदेश देगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश देगा। और यही प्रक्रिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में भी अपनाई जाएगी। उसको भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के द्वारा इस तरह के संकल्प पारित किए जाने पर साबित कदाचार एवं असमर्थता 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला आधार है साबित कदाचार और दूसरा आधार है असमर्थता। उनको हटाने के लिए संसद के सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कितने से? विशेष बहुमत से, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और कुल सदस्य संख्या की बहुमत से पारित होना चाहिए। और जब ऐसा प्रस्ताव संसद पारित कर देगी तो राष्ट्रपति उसको पद से हटा देगा। 148 का खंड 3 कहता है, बहुत सारी रक्षोपाय किया गया है भारतीय संविधान में, जिससे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निष्पक्ष होकर काम कर सके। क्या उपबंध किया गया है? पहला उपबंध तो यह है कि 148 का खंड 6 यह कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, भत्ते, उसका वेतन, ये सब भारत के संचित नीति पर भारित होगा। इसके अलावा उसका कार्यालय व्यय, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय भी भारत के संचित नीति पर भारित होगा। उसको मांगना नहीं है कि भारत के संचित नीति पे सारे व्यय भारित होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद किया गया है उसको निष्पक्ष रखने के लिए तो यह किया गया है कि पद ग्रहण करने के बाद उसकी सेवा शर्तों में, उसके वेतन में या उसको प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में किसी तरह का कोई भी अलाभकारी परिवर्तन पूरे उसके सेवा काल के दौरान नहीं किया जाएगा। यह कहा गया है 148 के खंड 3 में कहा गया है। तो कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 148 का खंड 4 यह कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद से निवृत्त होने के पश्चात वो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किए जाने का पात्र नहीं होगा। तो 148 का खंड 3, 4, 5, 6 ये जो है वो व्यवस्था करते हैं कि किस प्रकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को निष्पक्ष बनाया जाए, किस प्रकार से उसकी निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि उसकी शक्तियां क्या हैं और कर्तव्य क्या है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शक्तियों एवं कर्तव्यों का उल्लेख है 148 के खंड 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 149 में। 2 तरह के रूप में काम करता है। कैग जो है, कैग के नाम से इसको जाना जाता है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2 तरह के रूप में काम करता है। पहला अकाउंटेंट के रूप में, फर्स्ट अकाउंटेंट के रूप में। अकाउंटेंट के रूप में क्या करता है? भारत की संचित नीति से निकाले जाने वाले सभी रकमों पर नियंत्रण रखता है। भारत की संचित नीति से निकाले जाने वाले समस्त रकमों पर नियंत्रण रखता है। इस प्रकार वो अकाउंटेंट के रूप में काम करता है। दूसरा है ऑडिटर के रूप में। ऑडिटर के रूप में वो क्या करता है? संघ एवं राज्य के सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। संघ एवं राज्यों के सभी खर्चों का लेखा परीक्षण करता है और संघ संबंधित खर्चों के संबंध में जो उसका लेखा परीक्षण रिपोर्ट होगा, प्रतिवेदन होता है, वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रखवाता है और राज्यों के संबंध में जो उसका लेखा प्रतिवेदन रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को सौंपा जाता है और राज्यपाल उसको राज्य विधान मंडल में रखवाता है। तो ये उसके मुख्य शक्तियाँ, उसके कर्तव्य हैं। अब उसकी हम पदावधि की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 148 से 151 में कहीं भी पदावधि का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो विधि बनाया है संसद ने उसमें है। तो
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो पदावधि है वो 6 वर्ष तक है या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पूर्ववर्ती हो, जो भी पूर्ववर्ती हो, अर्थात या तो 6 वर्ष तक होगा, लेकिन अगर 6 वर्ष पूर्ण करने से पहले ही 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो पहले ही सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो अधिकतम कार्यकाल कितना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का? 6 वर्ष तक। कैग का मैक्सिमम जो पीरियड है, मैक्सिमम पदावधि है, अधिकतम पदावधि है वो है 6 वर्ष है। तो यह है मित्रों कुछ संवैधानिक उपबंध जो कि परीक्षा उपयोगी है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है मित्रों कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। मित्रों यदि एपिसोड अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने सुझावों से मुझे अवगत कराएं और इसका अगला भाग, थर्ड भाग भी देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद के समक्ष जो चुनौतियां हैं आधुनिक भारत में, वर्तमान समय में, वर्तमान परिवेश में, उसके बारे में हम लोग विस्तृत विवेचन करेंगे और एक डिस्कशन हम उस पर आयोजित करेंगे। निश्चित रूप से वो आपके लिए वो भी बड़ा फ्रूटफुल होगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।